हमारी आवाज आ रही है ना? यस मैम। यस मैम, पूजा, गुड मॉर्निंग। यस मैम, आ रही है। हम आपको बता चुके हैं कि अरण्या एक अपने आप में अलग महत्व रखने वाली औरत है। वह एक स्वतंत्र विचारों को अपनाने वाली, चूंकि अरण्या एक प्रतिभाशाली लेखक के रूप में उभरती है। वह निष्ठा, साधना और लगन से लिखने का कार्य कर रही है निरंतर रूप से। उपन्यास की शुरुआत में वह रात्रि में स्वप्न को देखती है। जवानी से बुढ़ापे की ओर बढ़ती हुई अरण्या अपने ही चेहरे को देखती है और बीते वक्त के बारे में सोचती है, और उसी की उम्र के साथी संगी उसे छोड़कर जा चुके हैं, और इस कारण वह संतुष्ट है कि अब तक तो हम जीवित हैं। उसका मन उसे कई बार कहता है कि भूल जाओ उस सपने को और जिंदगी के मजे ले लो, अभी सब कुछ कल ही की तरह है। अंतिम पड़ाव वाली भूमिका कभी भी उसके पास आ खड़ी हो सकती है। हम उसके बारे में क्यों सोचें? सबकी जिंदगी एक न एक दिन खत्म होने ही वाली है, और खत्म होने वाली जिंदगी के बारे में सोचना केवल मूर्खता होगा। वह अपने मित्र ईशान से फोन पर बात करती है, उनके साथ घूमने के लिए निकल जाती है। दोनों एक दूसरे का इंतजार करते हैं, दिल खोलकर बात करते हैं, हंसी खुशी अपने पल को बिताते हैं। अरण्या वक्त की पाबंदी को मानती है। जब वे दोनों पार्क में घूमने के लिए जाते हैं तो पार्क में उगे रंग बिरंगे फूल, गोलाकार क्यारियां, मोरपंखी पौधे, सजीले पत्ते अरण्या को निरंतर आकर्षित करते हैं। इस पार्क में बूढ़े बुजुर्ग नागरिक घर परिवार से बाहर होकर सार्वजनिक संवाद करते हैं, बीती हुई उम्र का एकांत वहां पर ढूंढने का प्रयास करते हैं। जब अरण्या पार्क में टहलती है तो नीलकंठ को सामने उड़ते देखकर, घास की हरी नन्ही नन्ही पत्तियों को हवाओं में लहराते देखकर उसका मन दौड़ने लगता है। जब वह दौड़ने लगती है तो कुछ टहलती नजरें अरण्या को अचरज से देखती हैं, और इस उम्र में यह रफ्तार, दोस्तों यह हो चुका है आपका, और इसलिए हम थोड़ा फास्ट में लेना चाहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग, आपका जो दिमाग है वह उस ओर चले जाए। समय सरगम इस उपन्यास की जो नायिका है या ईशान है, इन दोनों के इर्द गिर्द वो घूमता हुआ आपको नजर आएगा। तो इस उम्र में भी उसकी यह रफ्तार देखकर, अरण्य की स्फूर्ति देखकर बाकी के लोगों की नजरें जब उस पर पड़ती हैं, तो बाकी के लोगों की नजरें जब उस पर चली जाती तो अपनी चाल को वो धीमी कर देती है। अरण्य, चूंकि हम आपको बता चुके हैं, वो स्पष्ट वक्ता है, वो आक्रामक रूप से बोलती है। उसके अंतर्मन में जो भी होता है ना, अंतर्मन और बहिर्मन दोनों की बात आपको कही थी हमने, कि उसके अंतर्मन में जो होता है वो बोल देती है। वो अपने मन में कुछ भी छिपा कर नहीं रखते। कई लोग होते हैं दोस्तों, कई लोग अपने मन में अपनी बातों को छिपा कर रखते हैं, है ना। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि अपने दिल की जज्बातों को वह तुरंत दूसरे किसी के साथ शेयर कर लेते हैं, तो वो अपने मन में कुछ भी छिपा कर नहीं रखते। वह जाति को महत्व न देकर भारतीयता को महत्व देती है। वह अपने आप को भारतीय मानती है, और अच्छी कृति पढ़ने को वह अपना सुख मानती है। अब देखिएगा, जब कोई राइटर होता है ना, मतलब लिखने वाला, तो हम लोग तभी लिख सकते हैं बेटा, जब हम तभी लिख सकते हैं कि जब हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, है ना। और अच्छी कृति पढ़ने को वो अपना सुख मान रही है, तो अच्छी लेखिका है। क्योंकि जब अच्छा राइटिंग वो करती है तो अच्छी कृतियों को भी वह पढ़ना अपना सुख मानती है। ईशान और अरण्य जब भी बातचीत करते हैं तो ईशान अपने आप को समेट लेते हैं। क्यों? क्योंकि वह डरते अरण्य से, अरण्य कहीं उस वाद विवाद में, उनके वाद विवाद में, अरण्या और ईशान के वाद विवाद में कहीं विशाल ईशान जो है वो हार न जाए। अरण्या के कपड़ों के बारे में भी हम आपको बता चुके इसके पूर्व भी, कि उनको कपड़ों में सफेद और ग्रे रंग उनको बहुत पसंद है। ईशान अरण्या को छोटी छोटी चीजें भेंट करता है, जैसे नरगिस के फूल है जो अरण्या को बहुत पसंद है, या जिसके कारण अरण्या खुश हो जाती है। और शाम को जब अरण्या अकेली घूमने के लिए लौटती है तो आते समय वह सोचती है, देखिएगा कि हमारा अंतर्मन क्या कहता है। तो आते समय वह अपने मन ही मन सोचने लगती है कि क्यों ना ईशान के साथ हम चाय पी ली जाए। अब जब ईशान के दरवाजे पर वह कॉल बेल दबाती है तो ईशान कुछ उदास से नजर आते हैं। स्वाभाविक तौर पर अब हम लोग, अरण्या जो है वह ईशान के घर पर गई है, तो ईशान के दरवाजे पर वह कॉल बेल दबाती है और ईशान कुछ उदास से नजर आते हैं। तो वो अरण्या से कहते हैं, आज न जाने क्यों पुराने बॉक्स खोलने की सोच के, बेटे का पुराना सामान कब से बंद पड़ा था, सुबह उठते ही लगा जैसे इसे आज खोलना ही है। वो पत्रिकाओं की कटिंग, स्टॉम्प, एल्बम, डायरी, सारी चीजें
वह ईशान को याद करती है। हमारी आवाज आ रही है ना पूजा? पूजा हमारी आवाज आ रही? पल्लवी? यस मैम, आपकी आवाज आ रही है। पल्लवी हमारी आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। आवाज पल्लवी हमारी आवाज आ रही है? हाँ मैम, आ रही है। हेलो, आ रही है ना आप लोग मैम? आपके माइक को ऑन कर दीजिएगा। पूनम, पूजा, पल्लवी, तीन ही लोग जुड़े हुए हो और तीनों में से कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं हो। क्या प्रॉब्लम है? समझ में नहीं आ रहा है? फिर रख दिया क्या मोबाइल? हाँ। हेलो। पूनम, पूजा, हेलो। पल्लवी, हेलो। हाँ मैम, आवाज नहीं आ रही है। हम लोग तो बोल रहे हैं। आप हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ, जी आपकी मैम। आवाज तो आ रही है। पर आपकी आवाज हमें क्यों नहीं आ रही है? हम लोगों की आवाज नहीं आ रही है आप तक। नहीं। बात कीजिए अभी। हाँ मैम। पता नहीं क्यों क्या हेलो। हो गया हमारे हैप्पी में तो आवाज नहीं आ रही। मोबाइल नहीं हमारे। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप समझ रहे हो ना हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? इस क्लियर हो रहा है ना आपको? यस मैम। ओके। यस। तो हम लोग आए थे कि जब अरण्या अकेली घूमकर लौटती है तो आते समय वह सोचती है कि क्यों ना ईशान के पास हम चले जाएं। और वह ईशान के पास जब चली जाती है तो ईशान भी सोचता है, मजबूर हो जाता है ईशान भी, क्योंकि वो पुरानी यादों को याद कर रहा है। और उसकी जो पुरानी यादें हैं, उसकी पुरानी यादें उन सभी को लेकर, मतलब अपने बेटे को लेकर, खास तौर पर लवी को लेकर। तो वह पुराने बॉक्स को खोलने की सोच रखता है। बेटे का पुराना सामान कब से बंद पड़ा था। सुबह उठते ही लगा जैसे आज इसे खोलना ही है, और वह खोलने लग गए। कटिंग, स्टॉम्प, एल्बम, डायरी, ईशान, तो ये सारी जो चीजें थी, तो ये सभी चीजों को वो खोल रहा है। और ईशान को अपने बेटे की याद सता रही है। वह कहता है कि इंसान को पछाड़ने वाली मौत जाने कौन से रंग की होती होगी। उड़ते पाखियों को दबोच लेती है तो वह सदा के लिए लोक गुम, हमेशा के लिए ओझल। और ईशान का बेटा लवी भी दुर्घटना का शिकार हो गया है। ईशान कहीं पर भी अपने बेटे को भूल नहीं पाते हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि हम लोगों का अटैचमेंट कैसे होता है। पूरे परिवार के साथ जब अटैचमेंट लग जाता है तो यही अटैचमेंट हमारा ईशान के प्रति भी था, और ईशान अपने परिवार को कभी भूल नहीं सकता। यदि ईशान अपनी बातों की ओर अग्रसर हो जाता है, ईशान वास्तविक तौर पर अपने बेटे को याद कर रहा है, मतलब निश्चित तौर पर वह पारिवारिक संगठन को याद करता है। अब जब भी वह पारिवारिक संगठन को याद करने लग जाता है तो पुरानी यादों को वह निकालता है, और पुरानी यादों को निकालते समय वह अपने मैडम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ रुक जाइए। हेलो मैम। हमारी आवाज नहीं आ रही है आपको? मैडम आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। अभी आ रहा है आवाज आपको? नहीं मैम। मैम, अब आ रही है। आपका नेट प्रॉब्लम होगा बेटा। यहाँ से तो हमें दूसरे सिस्टम पर लगा है तो आवाज क्लियर आ रहा है हमारा। हाँ चलिए चलते हैं हम लोग अभी। आवाज क्लियर है, हम लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सुनिएगा, पूजा, पूनम, सभी को प्रॉब्लम आ रहा है?
यस मैम, बीच बीच में ब्रेक हो रहा है और बीच बीच में सुनाई नहीं आ रही है। 2 बार आवाज आ रही मैम। आपकी आवाज है ना ऐसे गूंज रही है। ठीक है, इसमें लोगों की आवाज नहीं आ रही है। क्या प्रॉब्लम है? हेलो, अब पहुंच रही है आवाज? हाँ मैम, अभी आ रही है। एस पूजा, बात कीजिए। यस मैम, आ रही है, अभी क्लियर आ रही है। ओके ओके, ये माइक में शायद हमारे छोटा माइक जो है ना उसमें प्रॉब्लम है। 1 मिनट, अभी बताइएगा। अब क्लियर है ना? यस मैम। ओके यस मैम, अभी क्लियर आ रही ओके ओके, चलिए। हाँ, तो हम लोग आए थे, हम आपको बताना चाहते थे दोस्तों कि जब अरण्या अकेली घूमकर लौटती है और ईशान के दरवाजे पर वो कॉल बेल दबाती है, तो ईशान कुछ उदास से नजर आते हैं। वह अरण्या से कहते हैं कि आज न जाने क्यों पुराने बॉक्स खोलने की सोच के, और बेटे का पुराना सामान कब से बंद पड़ा था। सुबह उठते ही लगा जैसे आज हमें खोलना ही है। वो पत्रिकाओं की कटिंग्स लेकर स्टॉम्प, एल्बम, डायरी, जो अपने बेटे की पुरानी चीजें थी उनको वो ले लेते हैं। ईशान को अपने बेटे की याद सता रही है और वो कहने लगता है कि इंसान को पछाड़ने वाली मौत जाने कौन से रंग की होती होगी। उड़ते पाखियों को दबोच लेती तो वह सदा के लिए गुम, लो और हमेशा के लिए ओझल। ईशान का बेटा लवी दुर्घटना का शिकार हो गया है। ईशान अपने बेटे को भूल नहीं पाते हैं। उसने पूरे साल भर में क्या किया वह अरण्या को दिखाने का प्रयास करते हैं। वह दिखने में अत्यंत सुंदर था। ईशान जब भी उदास होते हैं तो अपना समय अरण्या के साथ बिताते हैं और उसने अपने बेटे की स्मृतियों को सहेज कर रखा है। उसमें उसकी जर्सी, मफलर, स्कूल बैग, फुल बूट, राइटिंग पैड, जितनी भी अपने बेटे की चीजें थी वह सब की सब उसने समझ कर बहुत अच्छे से संभाल कर रखी है। क्योंकि हम लोगों का, हमने आपको बता चुके भारतीय संस्कृति है और भारतीय संस्कृति के बेटे का भी उतना ही महत्व होता है जितना कि बेटी का होता है ना। मतलब वो बात अलग है कि जब माँ के घर में कोई बच्चा पल रहा होता है ना, तो सब लोगों की इच्छा यही होती है कि बेटा ही होना चाहिए। बहुत कम पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि वो लड़की को प्यार करते हैं, है ना, बहुत ही कम। एक वास्तविकता, एक लड़की होने के नाते हमने आपके साथ शेयर की। लेकिन वास्तविक तौर पर देखा जाता है कि जो अटैचमेंट होता है वह दोनों के प्रति होता है जब तक उस बच्चे का जन्म नहीं होता है, चाहे वह लड़की हो चाहे लड़का। उतना ही प्यार आज भी आपके मम्मी पापा आपसे करते होंगे जितना आपके भाई से करते हैं, है ना। तो यह जो बात है हमारा ईशान, तो ईशान अपने बेटे की, मतलब लवी की जर्सी, मफलर, स्कूल बैग, फुल बूट, राइटिंग पैड, इन सभी चीजों को एकत्रित करता है और लवी ने लिखे हुए पत्रों को भी आरण्य के पास दे देता है और आरण्य उसे पढ़ने लगती है। उसमें लवी ने अपने मामा को लिखे हुए पत्र में बताया था कि वह यज्ञोपवीत संस्कार करना नहीं चाहता। मतलब जो यज्ञ होते हैं ना, जो संस्कारों के साथ पलने वाले जो यज्ञ होते हैं वो नहीं करना चाहता। तो ईशान का जो बेटा है वो वैज्ञानिक बनना चाहता था और इसी कारण वो अंतरिक्ष यान और उड़न तस्तरी की बातें करता रहता था। मतलब देखिएगा, जैसे हम लोग जे.आर.डी. टाटा की बात करते हैं, है ना, तो जे.आर.डी. टाटा का आपने यदि उनका वक्तव्य कभी पढ़ा ना होगा तो पढ़ लीजिएगा। जे.आर.डी. टाटा का वक्तृत्व आप लोगों को पढ़ना ही है, उनके व्यक्तित्व को आपको सब कुछ जानना ही होगा। भले ही हमारे विषय से बिल्कुल अलग, डिफरेंट विषय है। हम यूं कहेंगे कि ये जो विषय कॉमर्स फैकल्टी से जुड़ने वाला विषय है ना, लेकिन कॉमर्स फैकल्टी के साथ जुड़ने वाला विषय होने के बावजूद भी आप सभी लोगों को इसमें जुड़ना क्यों आवश्यक है, क्यों आपको पढ़ना चाहिए? तो इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि उनकी जो दिमाग की सोच थी और किस प्रकार से उन्होंने अपनी सोच को कामयाबी की, और वो कैसे चले गए, कैसे उन्होंने वो कामयाबी हासिल की, तो उन्होंने एक जीवंत दस्तावेज दे दिया है जे.आर.डी. टाटा जी ने।
तो ठीक उसी प्रकार हमारी ईशान का जो बेटा था, ईशान के बेटे का नाम लवी है, याद कर लीजिएगा। आप लोग बना रहे होंगे, एकोत्तरीय प्रश्न मंजूषा आपकी चल रही होगी। हम तो यूं ही मानते हुए चलते हैं कि आपके गूगल फॉर्म के जरिए मंगल टाइप में, अब बोला कैसे जाता है, आप लोग आपके मोबाइल में जहां पर इंग्लिश लिखा है ना, वहीं पर यदि हम लोग क्लिक करते तो हिंदी यह विषय सिलेक्ट होता है, और हिंदी में जब बात करते हैं तो तुरंत उसमें टाइपिंग हमारी हिंदी बन जाती है। तो वहां पर ही आप प्रश्न करते जाइएगा, ईशान के बेटे का नाम क्या है? तो ईशान के बेटे का नाम लवी है। ईशान के बेटा लवी क्या बनना चाहता था? तो लवी वैज्ञानिक बनना चाहता था। लवी को कौन कौन सी बातें अच्छी लगती थी? तो लवी को अंतरिक्ष यान, उड़न तस्तरी की बातें अच्छी लगती थी। देखिए कितने सारे प्रश्न आपको तैयार हो रहे हैं यहाँ पर। ऐसा भी प्रश्न तैयार कर सकते हैं आपकी, लवी की कौन कौन सी चीजों को ईशान ने संभल कर रखा था? तो जर्सी है, मफलर है, स्कूल बैग है, फुल बूट है, राइटिंग पैड है। इस प्रकार से तमाम ऐसे आप लोग प्रश्न तैयार कर सकते हो और कर भी रहे होंगे, मुझे पता है। आज 3 या 4 ही लोग जुड़े हैं। आशा है आप सभी लोगों से कि आप आपके जो दोस्त हैं आप उनको बता दीजिएगा। पूजा, आप क्लास रिप्रेजेंटेटिव हो बेटा, तो आपसे उम्मीद है कि आप जितने ज्यादा लोगों को जुड़ा पाओगे उतना अच्छा होगा। हमें क्वांटिटी से प्यार बिल्कुल नहीं है, ध्यान में रखिएगा, हमें क्वालिटी से प्यार है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप लोगों को वह जो नॉलेज हम लेक्चर्स में देना चाहते हैं वो केवल पढ़ ली, वह पीडीएफ ले ली और उसे छोड़ दिया, तो यूं नहीं चलेगा। तो आपको उनको बताना होगा कि भाई आप लोगों को क्लास में आना, ज्वाइन करना आवश्यक नहीं, अनिवार्य है ना। और साथ ही में गूगल फॉर्म भी सभी को फिल करना है, सभी को, एक एक स्टूडेंट को फिल करना ही आवश्यक है। तो अंतरिक्ष यान की, उड़न तस्तरी की बातें वो करता है। वो अपने परिवार के लोगों से बहुत प्यार करता था। देखिएगा लवी जो है, तो लवी अपने परिवार के साथ प्यार करता है, अपने मामा के साथ प्यार करता है। तो लवी की कॉपियों से ही पता चलता था। अब कॉपियों में जब हम लोग राइटिंग करते हैं ना, तो आपके राइटिंग का तरीका देखकर समझ में आ जाता है कि यह लड़की होशियार है नहीं है। तो आपके होशियारी का पता कब चलता है? जब आपकी राइटिंग को हम लोग देखते हैं, जब आपकी कॉपियों में देखते हैं ना। तो जैसे हम पहला लेक्चर स्टार्ट हुआ था तब भी से हम बता रहे हैं कि जब भी आपका लेक्चर होगा उस लेक्चर में आपके पास पेन कॉपी आपकी होनी ही चाहिए, है ना। ही प्रत्यय लगा रहे, देखिएगा इसमें कोई दोहराई है नहीं कि पूजा को बता दिए तो पल्लवी को नहीं बताएंगे, पल्लवी को बता दे तो वैशाली को नहीं बताएंगे। तो ये बात नहीं, ये सबके लिए है, ध्यान में रखिएगा, है ना। तो आपको जो भी प्रश्न हम आपको इकोत्तरीय प्रश्न बताते जा रहे हैं ना, उन प्रश्नों को भी आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा, उन प्रश्नों को आप ध्यान से तैयार कीजिएगा। क्यों तैयार करना आपको? क्योंकि इसी से आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। और आप लोगों की यदि इच्छा होती है तो एक दिन हम लोग आपका एग्जाम भी लेंगे, यदि आपकी इच्छा होती है तो। आप यदि चाहते हैं कि मैम हम यस लोग, मैम। वेरी गुड, तो सभी को इन्विटेशन, सभी लोगों को इन्विटेशन। यस मैम, सर भी ले रहे हैं इस हफ्ते में। हाँ क्या मैम, ले चलेगा। क्या ले रहे सर भी? सर भी 10 मार्क्स की टेस्ट ले रहे हैं, वो गूगल फॉर्म की तरह ही है, लेकिन वो टेस्ट है उसमें हमको आंसर वगैरह सिलेक्ट करने हैं, और सर बोले वो आपकी नोटबुक में भी लिख लीजिएगा। ओके ओके, ठीक है। तो आपको जो बता रहे हैं वह आपको हमेशा करना ही करना है ना। तो करना ही है आपको, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो लवी की कॉपियों से पता चल ही जाता है कि वह पढ़ाई में होशियार था या नहीं था। और लवी के साथ बिताए हुए उन पलों को भी ईशान याद करता है और उन प्रसंगों को ईशान अरण्य के पास अभिव्यक्त करा है। ईशान अरण्य से कहता है कि उदासी में अपने व्यक्ति का आना उदासी को मिटा देता है। जब वो उदास था, हमारे ईशान जी जब उदास थे, तो उस उदासी में कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता है। तो दूसरे व्यक्ति का आना मतलब क्या है कि ईशान के लाइफ में जब हमारी अरण्य आ गई तो अनायासित तौर पर ईशान की जो उदासी थी वो उदासी मिट गई, और इसीलिए आप आई और मेरा मन हल्का हो गया। देखिएगा कि जब ईशान और अरण्या एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं तो ईशान स्पष्टता से बता देता है अरण्या को कि उदासी में अपने व्यक्ति का आना उस उदासी को मिटा देता है, और इसीलिए आप आई तो मेरा मन भी हल्का हो गया। और इन बातों को भुलाने के लिए अरण्या विषय को बदल देती है।
अब देखिएगा कि किस प्रकार से वो अपनी बातों को भुलाने, है ना। अब ये तो बातों नहीं थी अरण्या, हम सभी लोगों को पता ही है कि अरण्या पढ़ने में माहिर थी, लिखने में माहिर थी, स्वाभाविक तौर पर वो दूसरे के दुख को दूर करने में भी माहिर है। और हमारी अरण्या उनके दुखों को भुलाने के लिए विषय को बदल देती है। ईशान के अल्मोड़ा में हुए पोस्टिंग की चर्चा दोनों करते हैं और उस समय ईशान की उम्र 25 से 26 की थी। दोनों की आंखों में नटखटपन आ जाता है और दोनों लंबे क्षणों तक एक दूसरे को ताकते रहते हैं। सृष्टि के दो मन, स्त्री और पुरुष, अलग अलग दिशाओं में एक ही बिंदु को देख रहे हैं। देखिएगा, अटैचमेंट होता है ना, मेल का फीमेल के प्रति और फीमेल का मेल के प्रति। ईशान अल्मोड़ा जा रहे हैं, पोस्टिंग उनकी हो रही है। अब ये जो बातें हैं, ये चर्चा हमारी 25 से 26 उम्र की, जब हमारे ईशान थे तब की चल रही। और उस समय में मतलब 25-26 की उम्र में क्या होता है आपको बताने की जरूरत है, क्योंकि अभी आपकी जो एज है वो बहुत कम है ना। तो क्या होता है, लेकिन अधिकतर फिल्में जब हम लोग देखते हैं तो उनसे रूबरू हो जाते हैं। तो उस समय में दोनों की जो आंखें होती है वो नटखटपन दोनों में आ जाता है। एक जीवन का ऐसा दौर चल रहा है कि दोनों लंबे क्षणों तक एक दूसरे को ताकते रहते हैं। और सृष्टि के जो दो मन रचाए गए, एक स्त्री और दूसरा पुरुष, और अलग अलग दिशाओं में वह दोनों एक ही बिंदु को देख रहे हैं। अरण्या अपने स्वास्थ्य के बारे में जागरूक है। वो हमेशा, देखिएगा अब तो आप लोग भी काढ़ा करके पी रहे होंगे, मुझे नहीं पता आप लोग क्या कर रहे हो, लेकिन नीम के पत्तों का, करेले का पत्ते का, ऐसा मतलब, या करेले का भी रस जो जूस होता है वह पीना चाहिए। हम आपको बता रहे हैं कि आपको ऐसा लगता होगा कि हम रोज लेते हैं, डेली लेते हैं, लेकिन माफ कीजिएगा, ऐसा मतलब लेते हैं लेकिन उसका फंडा वेरी डिफरेंट होता है। आपको जब हम आपके सामने रहेंगे तब बता देंगे। तो स्वास्थ्य के बारे में हमारी जो अरण्या है वो कितनी जागरूक है। आपको प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अरण्या अपने स्वास्थ्य के बारे में जागरूक है, तो अरण्या किन किन चीजों को पीती है, तो नीम के पत्ते को और करेले के रस को पीती है। काजू को परहेज करती है, मतलब काजू उन्हें पसंद नहीं है, वो उसे परहेज कर देती है। और दिल्ली में खास तौर पर, दिल्ली का जो क्लाइमेट है हम सभी लोग देख ही चुके हैं कि वो प्रदूषण ज्यादा होता है उसमें। मतलब यदि आप लोग, हम लोग गए थे चित्रा मुद्गल जी से बात करने के लिए, इंटरव्यू जब हम लोग लेने के लिए गए थे, तो जामा मस्जिद से लेकर हमारी यात्रा प्रारंभ की थी। तो यकीन कीजिएगा, आपकी इतनी रश रहती, इतनी भीड़ रहती है, इतना पोल्यूशन होता है उस जगह पर कि मतलब नहीं जी पाएंगे हम। ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोगों को ना इतनी शांति, खुशहाली, या हम यूं कहें कि हरियाली, ये देखने की आदत है ना। तो वहां हम लोग नहीं जी पाते। तो हमारी जो अरण्या है, अरण्या दिल्ली में हो रहे प्रदूषण के बारे में अपना ज्ञापन देना चाहती है। और यह जो ज्ञापन है स्वाभाविक तौर पर ये म्यूनिसिपैलिटी से देना चाहती है कि वह नगर पालिका से कहती है कि हमारे प्राचीन फेफड़ों का भी ख्याल करिए। अब देखिएगा कि जब प्रदूषण निरंतर रूप से हो रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, तो वह नगर पालिका से क्या कहती है, म्यूनिसिपैलिटी से वह जब आवेदन देती है, जब ज्ञापन देती है, तो वो क्या कहती है कि हमारे जो प्राचीन फेफड़े, आपको पता है ना फेफड़े कहाँ होते हैं, है ना, यहाँ पे अपने पूरे जो ब्रिज का जो हिस्सा है ना, वहां पे अपने फेफड़े होते हैं। तो अपने प्राचीन फेफड़ों का भी ख्याल करें। शहर का धुआं हमारी आत्माओं को काला कर रहा है। क्या कहती, देखिएगा, ऐसे ही वाक्य होते हैं, छोटे छोटे वाक्य जो आपको आरसी के लिए पूछे जाएंगे। और आरसी का मतलब रेफरेंस कांटेक्ट होता है, ध्यान में रखिएगा और लोगों को बताइएगा। तो ऐसे वाक्य जो हम आपको बता रहे हैं ना, उनको थोड़ा सा एक कॉपी में लिख लीजिएगा और आप उससे लिखने का भी प्रयास कीजिएगा कि क्या मैम ने कौन कौन से वाक्यों को बताया है, कि किस प्रकार से हम उसे लिख सकते हैं, और वह भी डालते आप क्या एक्स्ट्रा वर्क करना चाहते हो और आपने कौन सा एक्स्ट्रा वर्क किया हुआ है। तो यह एक्स्ट्रा वर्क आपके गूगल क्लासरूम में दिखाई देना चाहिए कि मैम हमने ये भी पढ़ा है, आपने ये पढ़ाया, आपने हमें ये दिया, तो हमने इससे ये चीज ली है, तो क्या ये सही है या गलत है। ऐसी चर्चा आप लोग अब कीजिएगा बेटा, है ना। मतलब जैसे हम लोग जुड़ जाते हैं कि कहीं पर भी ये नहीं जुड़ा, वो नहीं जुड़ा,
इसका टाइम टेबल सही नहीं है, इनका नो नथिंग। अब उसकी बारी नहीं है बेटा, अब आप लोगों को जुड़ना चाहिए, आपको आपके सिलेबस के बारे में चिंता करनी चाहिए, है ना, क्योंकि अधिकतर लोग अपने सिलेबस को बहुत अधिक आगे लेकर जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं आप लोग पीछे न चले जाएं इस झंझट में, है ना। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि आप सभी लोग इसकी ओर भी ध्यान दीजिएगा। क्लासरूम में जो चल रहा है क्या आप उसको एक्स्ट्रा वर्क के रूप में कर रहे हो। अब हमने आपको एक उत्तरीय प्रश्न मंजूषा बना ली, क्या आप ऐसे प्रश्न तैयार कीजिएगा। सर आपको डेली दे रहे होंगे 10-10 मार्क्स के, हो सकता है कि सर ने डेली के प्रश्न बना लिए होंगे, तो आप एक काम कीजिए, जैसे आप लिख रहे हो तो डेली के 5 ही प्रश्न हमने आपको बताए, बहुत ज्यादा प्रश्न आपको लिखने ही नहीं है, तो डेली 5-5 प्रश्न बनाओगे तो जितने लेक्चर्स हमारे हो रहे 3 दिन के 5 ठीक 15 हो रहे, है ना, 5 3 15 हो गए। तो अब देखिएगा कि इस प्रकार से यदि आपके डेली 15 हो गए तो पल्लवी के 15 अलग है, पूजा के 15 अलग है, और दूसरा जो जुड़ा है उसके 15 अलग। तो जब 15 आप लोग कलेक्ट करते जाओगे, आपके प्रश्न पूजा पढ़ेगी, पूजा के पल्लवी पढ़ेगी, पल्लवी की रश्मि पढ़ेगी, तो इस प्रकार का आप लोगों का कार्य जब होगा तो निश्चित ही तौर पर आपकी राइटिंग बढ़ेगी, निश्चित ही तौर पर आपकी मेंटालिटी बढ़ेगी, निश्चित ही तौर पर आपका दिमाग दुरुस्त होगा और आपको समय सरगमी उपन्यास आपको समय से पहले समझ में आएगा। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है आपको? जी मैम। यस मैम। ओके, वेरी गुड। तो आपको ये कार्य करना ही है ना, और शेयरिंग करते रहिएगा बीच बीच में। जैसे आप लोग एक दूसरे के साथ बात करते हो नहीं करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन एक दूसरे के साथ कनेक्शन होना चाहिए आपका, कि मैंने इतने 15 किए हुए ये देख लो, इसको छोड़कर आप तैयार करो। तो फिर जब हम लोगों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन होता है ना, तो उसके 15 अलग होंगे, उसके 15 अलग होंगे, और सब लोगों को इकट्ठा करवा देंगे तो आपका पूरा उपन्यास आपके सामने आ जाएगा। देखिएगा, स्टार्टिंग से लेकर अब तक हम आपको यही चीजें बताने का प्रयास कर रहे हैं बेटा, कि आपको इसके संदर्भ में पूरा नॉलेज होना चाहिए। मूल बात क्या है, उपन्यास क्लियर हो गया, आपको तात्विक विवेचन क्लियर हो गया ना, जो हमने इसके पूर्व बताया, वो यदि आपको समझ में आ गया हो तो ये जो उपन्यास का विवेचन अब चल रहा है ना, तो ये हम लोग डीप में जा रहे हैं, अभी पूरा डीप में जा रहे हैं। तो देखिएगा कि कैसे उसकी स्वास्थ्य के बारे में वो जागरूक है, हमने आपको इसके पूर्व भी बता दिया, उनकी खासियत क्या है, उन्हें क्या कौन कौन सी चीजें पसंद है, तो उन्हें नीम के पत्ते और करेले का रस बहुत पसंद है, वो पीती है, काजू का वो परहेज करती है, दिल्ली में हो रहे प्रदूषण के बारे में वो अपना ज्ञापन देती है और नगर पालिका से कहती है, आवेदन देती है वो, हमारे प्राचीन फेफड़ों का भी ख्याल करें, शहर का धुआं हमारी आत्माओं को काला कर रहा है, अरण्या रात भर जागती है और सुबह देर तक सोती है। आप ऐसा काम करके देखें तो क्या होगा? हमसे बनेगा? आपसे बनेगा? नहीं, क्योंकि अरण्या अपने घर पर रहती है, अरण्या एक राइटर है। देखिएगा कितनी बड़ी बात होती है। अब आप लोगों ने एसवाई में हिंदी ले लिया है ना, तो बेटा आपको स्क्रिप्ट राइटिंग करना आना चाहिए, कहानी लिखने आना चाहिए, है ना। कहानी कैसे लिखी जाती है आपको पता नहीं होगा, तो धीरे 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 हम आपको बता देंगे कि कहानी कैसे होती है, कहानी कैसे लिखी जाती है। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको एक विषय को चूज करना है, विषय को चूज करने के पश्चात आपको उस विषय की गहराई के बारे में जानना है और उस पर लिखने का प्रयास करना है। अब जैसे आप लोग धीरे धीरे लिखते चले जाओगे, तो जिस प्रकार अरण्या लिख रही है, तो उसी प्रकार आप आपके घर पर बैठोगे, लिखोगे, और वह लिखा हुआ जो मैटर है वो किसी प्रोड्यूसर को दोगे ना, तो आपको एक कहानी के, अब यदि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी, मार्मिक एवं मौलिक रहे, है ना, अच्छी से तात्पर्य मौलिकता से है, एक मौलिकता आपकी अपनी होनी चाहिए, कि यह नहीं कि यहाँ से उठा लिया वहां से उठा लिया। और ध्यान में रखिएगा कि जानबूझकर भी आपको फंसाया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे गलती से, मतलब हम जहाँ पे फुटनोट्स डाल रहे हैं, किसी फलाना फलाना लेखक का नाम डाल रहे हैं और फलाना फलाना लेखक और पब्लिशर, दोनों की गलतियों की वजह से जो ओरिजिनल ऑथर होता है उसे भी कई बार भुगतना पड़ता है। तो हमें जहां से भी मैटर उठा रहे हो तो उस मैटर की फुटनोट्स आपको देनी है ना। फुटनोट क्या है वो हम आपको बता देंगे, मतलब जिसे पाद टिप्पणी कहा जाता है। तो ये टिप्पणी आपको लिखनी है कि ये जो प्रस्तुत अवतरण है, यह प्रस्तुत अवतरण हमने समय सरगम इस उपन्यास से लिया गया है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। बस इतना आपने लिख लिया, समय सरगम
कृष्णा सोबती, पृष्ठ क्रमांक 80, जो भी होगा पृष्ठ क्रमांक आपका, तो इतना भी लिख दिया तो सफिशिएंट होगा। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि फुटनोट्स आपकी आंखों से बच नहीं पाए, कहीं किसी जगह पर चली न जाए। हम लोग डालते हैं स्टार्टिंग में भी, भूमिका में भी हम डालते हैं, आभार में भी हम उस व्यक्ति का नाम डालते हैं, ऐसे भी ओरली रूप में कहते हैं कि जी सर आप ही की वजह से हुआ, ये ऑथर बहुत अच्छा है। लेकिन वही ऑथर आप पर आरसी मतलब करवा लेता है ना, कॉपीराइट सीआर का एक होता है कॉपीराइटिंग वाला, तो वो लगा सकता है। तो ध्यान में रखिएगा आप लोग कि जब भी कोई राइटिंग कर रहे हो, तो अरण्या तो राइटिंग करती है, तो वैसे आप लोग भी राइटिंग करते हैं। तो राइटिंग जब कोई व्यक्ति करता है तो वो रात भर जागता है, क्योंकि कल्पना शांति से ही आती है ना। आप लोग ये सोचोगे जैसे अरण्या ने क्या बता दिया कि मुझे परिवार में जब वो रहते तो परिवार बाधा है लिखने में, ऐसा मेरा कहना नहीं है। हमारे फुल्ली टोटली ज्वाइंट फैमिली, ध्यान में रखिएगा। अरण्या के विचारों को हम आपके सम्मुख रखना चाहते केवल, लेकिन हम यूं नहीं चाहते कि अरण्या के विचारों के साथ आप सभी लोग पूरी तरीके से उसे एक्सेप्ट करो। हमने नहीं किया, सही बात बोल रहे हैं। अरण्या की जो खासियत है अच्छी लगती है, अरण्या का नेचर अच्छा लगता है, अरण्या का कार्य अच्छा लगता है, लेकिन अरण्या की जो सोच है परिवार को लेकर वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। क्योंकि हम तो हमारे तो माँ बाप को फेंक दो, इस कूटनीति को परित्याज्य करने में अच्छा लगता है, उसे अपनाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो आपको राइटिंग जब आप करोगे तो ध्यान में रखने वाली चीजें हमने आपको बता दी। तो प्रोड्यूसर के पास जब चली जाती तो आपकी कहानी यदि किसी फिल्म के लायक होती हो, बहुत अच्छा सुंदर फिल्म आपकी कहानी से यदि बन सकता हो, तो आपको एक कहानी के आपके हाथों से काउंटिंग नहीं होगी, इतने पैसे आपको मिल सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। एक छोटा सा पॉइंट आपको हिंदी लेने का बेनिफिट क्या होता है ये बता दिया। जैसे जैसे हम लोगों की मुलाकातें होती जाएगी वैसे वैसे हम आपको बताते जाएंगे कि हिंदी लेने के फायदे कितने होते हैं। तो एक आपकी ये राइटर जो है अरण्या, उसके माध्यम से हमने आपको बता दिया। तो अरण्या रात भर जागती, हम लोग रात भर नहीं जाग सकते, क्योंकि उसकी जो कल्पना है, उसकी जो थिंकिंग है, उसकी जो सोच है, वो शायद रात में कार्य करने वाली हो सकती है। देखिएगा दोस्तों कि रात में कार्य नहीं करना है, दिन का कार्य करना है। ऐसा मतलब हमारे जो प्राचीन ग्रंथ है ना, तो उन प्राचीन ग्रंथों में भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि रातों में भूतों, रात जो होती है ना, तो भूतों का काम रातों में होता है। हम लोग भूत तो है नहीं, हम लोग तो इंसान है। अब देखिएगा अरण्या की सोच क्या है कि अरण्या चाहती कि वो रात भर कार्य करे और सुबह देर तक सोती रहे। यदि हम लोग रात भर पढ़ते रहे और सुबह देर तक सोते रहे तो क्या होगा, घर में हंगामा होगा। घर में तो हंगामा होगा ही, साथ में आपकी क्लास भी चली जाएगी। तो आपको ये कार्य निश्चित तौर पर नहीं करना है, सुबह ही जल्दी उठना है, रात को जल्दी सोना है। सोना है मतलब 8 बजे सोने की बात हम नहीं कर रहे हैं, कम से कम 10 बजे तक आप लोग अपना कार्य कर सकते हो। 10 बजे के बाद में आपको जगने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको जल्दी सोना है और जल्दी उठना है। सुबह देर तक वह सोती है, लेकिन हमारी जो अरण्या है उसका कार्य विपरीत है, और रात भर जागती है और सुबह देर तक सोती है। ईशान अरण्य से कहता है कि मैं 1 महीने के लिए दिल्ली से बाहर जा रहा हूँ। अब ईशान को बाहर घूमना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अरण्य को घूमना बहुत अच्छा लगता है। और वो कहती है कि मेरा सूटकेस तो सदा तैयार रहता है, मतलब वो कहीं पर भी बाहर जाने के लिए हमेशा उत्साहित रहती है ना। कई बार हम लोग भी ऐसा ही कार्य करते हैं कि घूमने के लिए जाना है, तो घूमने के लिए जाना है तो कहीं जा नहीं सकते, अब तो लॉकडाउन चल रहा है, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छे से तैयारी कर लेते हैं ना, घर में ही बहुत अच्छा सुंदर सा मेकअप कर लेते हैं, बाहर अपने गार्डन में जाते हैं, वाटिका में जाते हैं, वहां पर ही सुंदर सुंदर फोटो निकालते हैं, स्टेटस पे लगा देते हैं और कहते हैं कि हम तो घूमने के लिए गए थे। होता है ऐसा भी कई बार। ये सारी सच्चाई जब सामने आती है, यार ये तो कहीं देखा हुआ है, फिर बताते कि यार ये तो मेरे घर का आंगन ही है। तो देखिए, तो हमारी यह जो अरण्य है, तो अरण्य बाहर जाने की शौकीन है, वो उत्साहित रहती है, घूमने के लिए जाते समय वह पूरी गृहस्थी के साथ जाती है, मतलब पूरी गृहस्थी होती है ना। लेकिन ईशान देखिएगा कि
अब यहाँ पर आपको दो चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। एक तो एक नारी का वक्तव्य कैसा होता है, नारी कैसे होती है ना, और एक पुरुष कैसे होता है। जैसे वो घूमने जाते समय वो क्या करती है, उसकी पूरी गृहस्थी उसके साथ होती है, चाहे उसकी गोली हो, चाहे उसकी खाने की चीजें हो, चाहे उसकी पीने की चीजें हो, चाहे उसकी आवश्यक जो भी जरूरतें हो, वो सभी चीजों, तो वह सभी की सभी चीजों को लेकर अपनी गृहस्थी को लेकर चली जाती है। लेकिन ईशान को यात्रा के दौरान बोझ को उठाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि अब तो सामान हल्का करने का समय आ गया है। लेकिन अरण्या ईशान को धीरज देती है, आप निश्चिंत होकर जाइए। फिर भी ईशान कहता है, हम पुकार ले जाने वालों की पंक्ति में है, कभी भी बुलावा आ सकता है। ये वाक्य मेरी समझ में नहीं आ रहा है, पूजा पूनम आप समझा दीजिएगा। मेरा वाक्य कुछ इस प्रकार से है कि ईशान क्या कहता है, हम पुकार लिए जाने वालों की पंक्ति में है, कभी भी बुलावा आ सकता है। इस वाक्य का अर्थ मेरी समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज यू डिस्कस इट। इस वाक्य को आप लोग डिस्कस करते जाइएगा। मैम वो मृत्यु से रिलेटेड है। बिल्कुल सही। बुलावा आएगा मतलब ऊपर वाले का बुलावा आएगा ना उससे, इसलिए। और अरण्या आप क्या कहती है, अरण्या क्या कहती है देखिएगा, हर किसी के लिए एक दिन मुकर्रर है, फिक्र करने से कोई फायदा नहीं। अरे यार मुझे मर जाना है, मर जाना है, मर जाना है, मुझे बुलावा आएगा, बुलावा आएगा, ऐसे कहने से बुलावा आ जाएगा क्या? और ऐसा यदि ऐसा होता तो इच्छा मृत्यु सबको एक जैसे होते। मेरी इच्छा है कि मैं तो बूढ़ी नहीं, मैं तो बुढ़ापा धारण कर लूं, बुढ़ापे के साथ में फिर से यौवनावस्था, बाल्यावस्था, ये सारी चीजें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अरण्या उसे क्या कहती है, हर किसी के लिए एक दिन मुकर्रर है, फिक्र करने की कोई फायदा नहीं, कोई फिक्र मत कीजिए, जब आएगा तब चले जाना। जीवन का वास्तव वह ईशान को समझाती है, और उसे वो क्या कहती है कि आप अभी भी पुराने युवाओं कैसे दिखते हैं। देखिएगा कि इसके पूर्व हमने आपको बताया था कि जो अट्रैक्शन होता है ना, एक मेल का एक फीमेल के प्रति, एक नर का एक नारी के प्रति, अब इन दोनों के संघर्ष को, इन दोनों की लाइफस्टाइल को, जैसे अब तो वह